आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के पेपर थर्ड के बारे में, जो मेंस में होता है उसकी यूनिट थर्ड, जिसमें बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसका जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी कि जो ह्यूमन सिस्टम्स होते हैं, मनुष्य के तंत्र होते हैं, उसमें से एक तंत्र होता है जिसमें पाचन की क्रिया होती है। यानी कि जैसे कि भोजन ग्रहण किया जाता है या खाना खाया जाता है तो उसके बाद उससे जो एनर्जी बनती है, जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स के जो दो अलग अलग पार्ट होते हैं वो बनते हैं, तो वो जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं पाचन। जैसे कि प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन का भी पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उनका भी पाचन होता है, जो वसा होता है उसका भी पाचन होता है। तो सारी चीज़ों का जो डाइजेशन है उसके बारे में, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाला है। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से ऑर्गन जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं या सहायता करते हैं या जिनके माध्यम से पाचन होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो ग्रंथियां हैं उनके माध्यम से पाचन की क्रिया जो है पूरी होती है। तो उन सभी के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को कंटिन्यू देखें। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पाचन होता क्या है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति भोजन करता है तो वो भोजन जो है ग्रास नली के माध्यम से, ये जो ग्रास नली के माध्यम से कहाँ चला जाता है, तो हमारा जो आमाशय होता है जिसे हम स्टमक कहते हैं वहाँ पर चला जाता है। और यहीं से जैसे कि मुख गुहा में जब भोजन करते हैं तो लार ग्रंथियाँ इसमें कुछ एंजाइम्स मिला देती हैं, जिसके कारण भोजन जो है यहीं से पचना शुरू हो जाता है। और यहाँ के बाद वो कहाँ पहुँचता है, तो यहाँ के बाद पहुँचता है, भोजन जो है आमाशय में पहुँच जाता है। आमाशय में लगभग 3 से 4 घंटे रुकने के बाद यहाँ पर बहुत सारी क्रिया होती है, जैसे कि इसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है, इसमें जठर रस मिल जाता है, तो उनके कारण ये क्रिया करता है और लिक्विड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद भोजन जो है कहाँ पहुँचता है, तो वो पहुँचता है छोटी आंत में। और जब भोजन छोटी आंत में पहुँचता है आमाशय से, तो वहाँ पर 2 ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है अग्नाशय और एक होता है लीवर। जैसे ही छोटी आंत में भोजन प्रवेश करता है तो उसका जो पहला पार्ट होता है छोटी आंत का, उसमें लीवर और अग्नाशय के द्वारा, अग्नाशय रस और लीवर के द्वारा जो है पित्त रस उसमें जो है प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसमें एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं। और उन हार्मोन की वजह से छोटी आंत में पाचन की क्रिया जो है पूर्ण हो जाती है और अवशोषण का कार्य भी शुरू होने लगता है। और उसके बाद भोजन जो है बड़ी आंत में पहुंचता है और बड़ी आंत में पूरी तरह से क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। तो शरीर के जो पार्ट होते हैं जैसे कि माउथ होता है, उसके बाद ग्रास नली, मुख गुहा, ग्रास नली, लीवर, स्टमक, गैल ब्लैडर यानी कि ये लीवर का ही एक पार्ट होता है, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो सारे आहार नाल के पार्ट होते हैं और सारी जो है ग्रंथियां होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारा जो पाचन तंत्र होता है दोस्तों, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होती है आहार नाल और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है, एक होती है आहार नाल और दूसरा जो पार्ट होता है वो होती है पाचन ग्रंथियां। तो जो आहार नाल होती है दोस्तों, इसमें एक नली जैसी संरचना होती है जो मुख गुहा से शुरू होते हैं, जिसके जो पार्ट हैं वो क्या होते हैं, तो मुख होता है, मुख गुहा होती है। उसके बाद ग्रास नली होती है, ये आहार नाल के पार्ट हैं। उसके बाद आमाशय में भोजन जाता है, आमाशय के बाद जो है आंत में भोजन जाता है। तो आंत 2 होती हैं, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। तो इन सभी को जो है हम आहार नाल कहते हैं। दूसरा होता है ग्रंथियां, यानी कि पाचन ग्रंथियां, जो एंजाइम और हार्मोन का स्त्रावण करके पाचन की क्रिया को जो है हेल्पफुल बनाती है। जैसे कि देखा जाए तो कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, तो लार ग्रंथि होती हैं, जठर ग्रंथि होती है जो जठर रस का स्त्रावण करती हैं, जिसमें एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद देखा जाए तो लीवर भी एक प्रकार की ग्रंथि होती है जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, अग्नाशय भी एक ग्रंथि होती है। तो ये सारी ग्रंथियां क्या करती हैं कि कुछ एंजाइम्स और हार्मोन का स्त्रावण करती हैं जो पाचन में सहायता करती हैं। तो इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों आहार नाल के पार्ट मुख गुहा के बारे में। तो सबसे पहले मुख गुहा में दिखाई कैसे देती है, तो हमारा जो मुख होता है उसके अंदर का जो छेद होता है, यानी कि मुख के बीच में जो गुहा होती है उसे ही हम मुख गुहा कहते हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। तो मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होती है। सबसे पहले भोजन जो है हम यहीं से शुरू करते हैं और मुख गुहा मुख के एक दरार के समान होती है, या मुख में एक दरार होती है जो दोनों जबड़ों के बीच में स्थित एक गुहा होती है। जैसे कि एक जबड़ा ऊपरी और एक निचला जबड़ा जो होता है, इन दोनों के बीच में एक गुहा बनती है जिसे हम मुख गुहा कहते हैं।
और मुख गुहा के ऊपरी भाग को जो है तालु कहा जाता है। ये ऊपरी जो भाग होता है मुख गुहा का, इसे कहा जाता है तालु। और मनुष्य का जो मुख गुहा होता है ऊपरी और निचले जबड़ों से घिरा होता है, और मुख गुहा को बंद करने के लिए दो होठ होते हैं, जैसे कि ऊपरी होठ और निचला होठ, इन दोनों के माध्यम से जो है मुख गुहा को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और मुख गुहा के अंदर और भी जो ऑर्गन्स होते हैं, और भी जो पार्ट होते हैं, जैसे कि इसमें टीथ होते हैं, दांत होते हैं, और दूसरा जीभ होती है। तो ये मुख गुहा के पार्ट हैं, इसके भाग हैं। तो हमें देखना है दोस्तों कि मुख गुहा में जो जीभ होती है उसके क्या कार्य होते हैं, उसमें जो दांत होते हैं उसके क्या कार्य होते हैं, उनके बारे में भी हमें देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम मुख गुहा के अंदर स्थित जीभ के बारे में। तो दोस्तों जीभ का क्या कार्य होता है और क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो सबसे पहले देखा जाए तो जीभ जो है सबके जो है इस प्रकार से हमें दिखाई देती है, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो दोस्तों जीभ के बारे में अगर देखा जाए तो जो मुख गुहा का फर्श होता है या निचला जबड़ा होता है उस पर स्थित एक मोटी मांसल रचना होती है, यानी कि एक मस्कुलर ऑर्गन जो मांसपेशियों से बना हुआ अंग होता है। इसमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती, पूरी किसके द्वारा बनी होती है, मसल्स के द्वारा बनी होती है। दूसरा, इसका अगला सिरा जो है स्वतंत्र होता है और पिछला जो सिरा होता है वो निचले जबड़े से या फर्श से क्या होता है, टिका हुआ होता है, या उसके ऊपर जो है कनेक्टेड होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जीभ के ऊपर यानी कि इसकी जो सतह होती है उस पर कई छोटे छोटे अंकुर या छिद्र होते हैं, जिन्हें स्वाद कलिका या टेस्ट बड्स जो है कहा जाता है। तो ये जो टेस्ट बड्स होते हैं इन्हीं के द्वारा हमें जो है स्वाद का अनुभव होता है, और इन्हीं स्वाद कलिकाओं द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे कि मीठा, खारा या नमकीन कह सकते हैं, खट्टा या कड़वे आदि स्वाद का क्या होता है, ज्ञान होता है। आदि स्वाद के बारे में मनुष्य जान सकता है। तो जीभ का जो अग्रभाग होता है दोस्तों उससे मीठे स्वाद का अनुभव होता है। जो पिछला भाग होता है जो कंठ के निकट होता है उससे कड़वे स्वाद का, और जो बगल का भाग होता है उससे खट्टे स्वाद का आभास होता है, और जो निचला भाग होता है उससे नमकीन स्वाद का आभास होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखा जाए कि हमें जो स्वाद का आभास होता है स्वाद कलिकाओं के माध्यम से होता है, टेस्ट बड्स के माध्यम से, तो उनकी संख्या होती है लगभग 8000 से 10000, यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है, 8 से 10000 होती है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा जो है ज़्यादा स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बड्स जो है पाई जाती हैं, जिससे महिलाएं ज़्यादा स्वाद का अनुभव कर सकती हैं पुरुषों की अपेक्षा। उसके बाद अगर देखा जाए तो गर्म भोजन जो होता है वो टेस्ट बड्स को अच्छे से खोल देता है, जिससे गर्म भोजन जो है स्वादिष्ट लगता है, जबकि ठंडा खाना जो होता है वो स्वादिष्ट नहीं लगता है। जो टेस्ट बड्स होती हैं दोस्तों हमारे मस्तिष्क का जो सेरिब्रम होता है उससे जुड़ी होती हैं, और मस्तिष्क के सेरिब्रम वाले पार्ट को ही स्वाद का क्या होता है, अनुभव होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जीभ से रिलेटेड हैं और एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और पूछी जाएगी। अगला जो पार्ट होता है वो होता है दांत का। तो दोस्तों दांत के बारे में देखा जाए तो ऐसे हमें दिखाई देते हैं। जो मुख गुहा होती है उसके ऊपरी और निचले जबड़ों में आगे की जो संरचना होती है होठ के पीछे, उसमें दांतों की एक एक पंक्ति जो है पाई जाती है। इस प्रकार से हम देखें तो दांत पाए जाते हैं। अब मनुष्य में देखा जाए तो दांत की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो होती है गर्त दंती, यानी कि हमारे दांत जो है मसूड़ों में फंसे होते हैं। दूसरा द्विवार दंती, यानी कि मनुष्य के दांत जो हैं 2 बार आते हैं, जैसे कि एक बार दूध के दांत जब छोटे बच्चे होते हैं, और एक बार जो है परमानेंट यानी कि स्थायी दांत आते हैं। तो इस प्रकार से 2 बार दांत आते हैं। मनुष्य में देखा जाए तो जो ऊपरी जबड़ा होता है उसमें 16 दांत होते हैं, और टोटल दोनों जो जबड़े होते हैं 16 दांत होते हैं ऊपर और नीचे, और टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32 होती हैं। जबकि बच्चे जो होते हैं उसमें दांतों की संख्या 20 ही होती है। जब मिल्क की टीथ होते हैं यानी कि दूध के दांत होते हैं, और ये ही 20 दांत जो हैं 2 बार आते हैं, जबकि 12 दांत केवल 1 बार आते हैं। और अगर देखा जाए तो मनुष्य के दांत जो हैं विषम दंती का अर्थ होता है अलग अलग प्रकार के। जैसे दांत देखेंगे सब एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ एक जैसे होते हैं, कुछ एक जैसे होते हैं, कुछ एक जैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। इसलिए दांत जो हैं विषम प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से टाइप होते हैं, तो जबड़े के प्रत्येक 2 या प्रत्येक और 2 हैं कृतंक, यानी कि इनसिजर टाइप के। जैसे कि ये देखा जाए एक पार्ट हमने ले लिया, एक पार्ट ये वाला ले लिया, तो यहाँ पर ये जो 2 दांत होते हैं, 2 इधर के, 2 इधर के, 2 इधर के नीचे के और 2 इधर के, यानी कि टोटल जो है 4 और 4 8 दांत जो होते हैं ये होते हैं इनसिजर यानी कि कृतंक प्रकार के। फिर जो
दो दांत यानी कि एक एक दांत हर जबड़े में एक एक साइड पे, यानी कि दो इधर, दो ऊपर, दो नीचे, टोटल 4 दांत जो होते हैं वो रदनक होते हैं। फिर अग्र चरोणक जो है, प्रीमोलर जो है, इनकी संख्या होती है एक तरफ 2। तो इस प्रकार से ये जो है इनकी संख्या होती है 8। और फिर आते हैं चरवर्णक, और इनको मोलर कहते हैं, और इनकी संख्या होती है एक जबड़े में, यानी कि एक साइड जो होता है उसमें 3 और 3 और 3 6 एक जबड़े में, तो टोटल 12। इस प्रकार से टोटल जो दांतों की संख्या होती है वो होती है 32। यानी कि मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं, तो 32 पाए जाते हैं, जिनको 4 टाइप में बांटा गया है: कृतंक, इंसीजर या रत्नक, कैनाइन या फिर मोलर और प्रीमोलर। तो 4 टाइप में इनको बांटा गया है, और इसके लिए 2 1 2 3 का एक डेंटल फार्मूला है जबड़े के एक साइड के लिए: 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 जो है मोलर टाइप के दांत पाए जाते हैं। अगर इसमें इन सबको जोड़ के 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल दांत की संख्या आ जाएगी, जैसे 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 8 चौका 32, यानी कि टोटल दांतों की संख्या 32 होती है। और जो लास्ट वाला मोलर टीथ होता है, जो इसमें नहीं दिखाया गया है, इमेज में आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वो वाला होता है विजडम टीथ, जो लगभग 20 से 22 वर्ष की एज के बाद जो है आता है। तो उसे हम विजडम टीथ या जो बुद्धि दांत है उसके नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कृतंक यानी कि इंसीजर टाइप के दांत होते हैं, वो जो सबसे आगे होते हैं, ये चपटे और धारदार होते हैं, जो भोजन को काटने का काम करते हैं। फिर जो साइड का एक कैनाइन टाइप का दांत होता है, हर जबड़े में 2 होते हैं, टोटल इनकी संख्या जो है 4 होती है, जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। प्री मोलर्स और मोलर्स जो होते हैं भोजन को पीसने का काम करते हैं। तो ये सारी कंडीशन, ये सारे काम कौन करते हैं, हमारे दांत जो हैं वो करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो ग्रासनली, ये ग्रसनी गलत लिखा है, ग्रसनी जो है छोटी आंत का पार्ट है, तो इसको जो है हम ग्रासनली कहेंगे। तो दोस्तों जो ग्रासनली होती है वो क्या करती हैं, तो कुछ नहीं करती है, वो मुख गुहा को जो है आमाशय से कनेक्ट करती हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में एक नली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रासनली कहते हैं। दोस्तों मुख गुहा से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लार ग्रंथि जो है वो भोजन में मिल जाती हैं, और सबसे पहले जो है जो स्टार्च होता है उसका पाचन होता है, और स्टार्च जो है माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल, आलू, ये स्टार्च होते हैं, और इनका कन्वर्टेशन जो है मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो ग्रास नली होती है, इसको इस प्रकार से इसकी संरचना को जो है बनाया जा सकता है, जैसे कि ये एक श्वास नली होती है और एक ग्रास नली, दोनों गले में खुलती हैं, और उनके ऊपर जो है एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है। ये वाला जो ढक्कन होता है, जब सांस लेते हैं तो इस नली को बंद कर देता है, जब भोजन करते हैं तो इस नली को बंद कर देता है। तो इसे जो है इपोग्लोटिस के नाम से जाना जाता है। इसे इपोग्लोटिस या कंठच्छद के नाम से भी जाना जाता है, जो सांस लेते समय ग्रास नली को और भोजन करते समय श्वास नली को बंद कर देता है। तो ये ग्रास नली का कार्य होता है, और ग्रास नली भोजन को जो है मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों जो ग्रास नली होती है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, केवल ये भोजन का ट्रांसफरेशन करती है, यानी कि भोजन को पहुंचाने का काम करती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इस प्रकार से जो इमेज आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, इस प्रकार से भोजन को जो है मुख गुहा से कहाँ पर पहुंचा देती है, तो आमाशय तक पहुंचा देती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि तीसरा आहार नाल का जो ऑर्गन होता है वो होता है आमाशय। तो दोस्तों आमाशय जो है इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। ये हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार से एक जे शेप में, जिसे हम पेट भी कह सकते हैं, इस प्रकार एक संरचना बनी होती है, इसे हम आमाशय कहते हैं। तो दोस्तों आमाशय उदर गुहा, यानी कि उदर की जो गुहा होती है, पेट की जो गुहा होती है, उसमें बाईं ओर स्थित होता है, और यह द्विपालिका थैली यानी कि बिलोबेट सेक जैसी रचना होती है, यानी कि एक थैली जैसी रचना होती है, और इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों इसके 3 भाग होते हैं। आमाशय का अगला जो भाग है उसे कार्डियक, और पिछला जो भाग है इसको पाइलोरिक जो है कहा जाता है, और इनके बीच में जो है फुंडिक वाला भाग होता है। कार्डियक पाइलोरिक के बीच में जो भाग होता है उसे फंडिक या फुंडिक के नाम से जाना जाता है। तो इसके 3 पार्ट, जैसे कि ये वाला भाग जो है ये कार्डियक कहलाता है, नीचे वाला जो भाग है इसको पाइलोरिक कहते हैं, और ये जो बीच वाला भाग होता है इसे फुंडिक या फंडिक जो है कहते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो होता क्या है कि जैसे ही भोजन आता है यहाँ पर,
सबसे पहले जो पाइलोरिक होता है, पाइलोरिक वाला पार्ट, यहाँ पर कुछ ग्रंथियाँ होती हैं और वो ग्रंथियाँ क्या करती हैं, HCl का स्त्रावण करती है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो भोजन में मिला दिया जाता है, जिससे भोजन में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं और भोजन जो है कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। यहाँ पर भोजन जो है हम ठोस अवस्था में भोजन करते हैं, तो यहाँ पर भोजन जब आता है तो भोजन की कंडीशन हो जाती है लिक्विड, यानी कि भोजन जो है तरल कंडीशन में बन जाता है। भोजन में जैसे पानी मिल गया या HCl मिल गया, उसके अलावा जठर रस भी मिल जाता है, तो भोजन यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोशिकाओं का यहाँ पर एक स्तर होता है और कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है और इन धंसे भागों की कोशिकाओं को आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण भी करती हैं। और जठर ग्रंथि हैं जो जठर रस का स्त्रावण करती हैं। और जो जठर रस होता है दोस्तों, उसमें दो प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। तो दोस्तों ये जो एंजाइम्स होते हैं क्या कार्य करते हैं, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन जो है ये दूध का पाचन करता है, जो बच्चों में पाया जाता है, दूध को जो वसी अम्ल है उसमें कन्वर्ट कर देता है या दूध को लैक्टिक एसिड में जो है कन्वर्ट कर देता है। तो पेप्सिन और रेनिन प्रकार के दो एंजाइम्स जो हैं जठर रस में पाए जाते हैं जो पाचन करते हैं, जिनके बारे में आगे हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये आमाशय जो होता है इसमें जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl होता है, श्लेष्मा या म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजन इसमें पाया जाता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो भोजन को कैसा बना देता है, तो वो अम्लीय बना देता है और भोजन को कुछ लंबे समय तक सुरक्षित रख देता है। उसके बाद भोजन जाता है दोस्तों छोटी आंत में। तो छोटी आंत जो है एक लगभग 6 से 7 मीटर की संरचना होती है, इतनी इसकी लंबाई होती है और पूरी जो है मुड़ी हुई होती है। तो देखा जाए दोस्तों तो इसका जो प्रारंभिक भाग होता है उसे डेड्यूनम या ग्रहणी के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबा जो भाग होता है वो इलियम कहलाता है। तो इस प्रकार से इसके भी 3 पार्ट होते हैं। तो एक होता है डेड्यूनम, एक होता है इलियम और एक और जो पार्ट होता है इसका उसको कहते हैं, यानी कि दूसरा पार्ट इलियम होता है। और इलियम की जो दीवार होती है उसकी भीतरी सतह पर उंगलियों के समान जो है संरचना पाई जाती है, जिसे आंत्र रंसाकुर कहते हैं। और ये रंसाकुर आंत्र की दीवार पर अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं, यानी कि आंत पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण किया जा सके। और यहाँ पर छोटी आंत में भोजन का पाचन जो है वो खत्म हो जाता है और अवशोषण यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद पित्त वाहिनी यहाँ पर बाइल डक्ट, जैसे कि जो हमारा यकृत होता है वहाँ से पित्त वाहिनी जो होती हैं पित्त रस को वहाँ से लेकर आती हैं और इसमें यानी कि जो ये इलियम वाला पार्ट होता है यहाँ पर लाकर छोड़ देती हैं, जिससे पित्त रस भी इसमें मिल जाता है और जिससे भोजन की जो कंडीशंस होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, तो क्षारीय हो जाती है। क्योंकि पित्त रस जो है क्षारीय होता है, उसका pH लगभग 8.1 के आसपास होता है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम, यानी कि इलियम वाला सबसे नीचे वाला पार्ट होता है और यहाँ पर लगभग भोजन का पाचन खत्म हो जाता है और अवशोषण शुरू हो जाता है। और मनुष्य में इसकी लंबाई जो है 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, यानी कि ये चौड़ी कम होती है, लंबी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको छोटी आंत कहते हैं। उसके बाद जो अगला पार्ट होता है वो होता है बड़ी आंत का। तो बड़ी आंत भी दोस्तों 2 भागों में विभक्त होती है, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कोलोन और दूसरा होता है रेक्टम। तो दोस्तों जो छोटी आंत होती हैं और जो बड़ी आंत होती हैं उसमें डिफरेंस ये होता है कि छोटी आंत का जो सरफेस होता है उसका जो व्यास होता है वो कम होता है, जबकि जो बड़ी आंत होती है उसका व्यास ज़्यादा होता है। तो सिक्कम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद रहता है और इसे जो है अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक सिरा यानी कि एक पुरानी संरचना है जिसे एक अवशोषी अंग कहते हैं, जिसका कोई यूज नहीं है। अपेंडिक्स तो कहाँ पर पाया जाता है, वो सिक्कम वाले पार्ट पर पाया जाता है और ये एक अवशेषी अंग है। अधोगामी कोलोन जो है मलाशय रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इलियम एवं कोलोन के जोड़ पर एक वाल्व पाया जाता है जिसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, जो भोजन को वापस आंत में जाने से रोकता है, यानी कि बड़ी आंत से भोजन जो है छोटी आंत में नहीं जा सकता। तो इस प्रकार का वाल्व भी इसमें पाया जाता है। उसके अलावा देखा जाए तो इसमें जो है ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, जो विटामिन B12 और विटामिन के निर्माण में हेल्पफुल होता है। तो इसमें जो है ई कोलाई बैक्टीरिया यानी कि
जो बड़ी आंत होती है उसमें पाया जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए कि पाचन ग्रंथियाँ जो हैं कौन कौन सी होती है और उनमें से कौन कौन से एंजाइम का स्त्रावण होता है, तो सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं जो मुख गुहा में हमारी ग्रंथियाँ होती हैं वो होती हैं लार ग्रंथियाँ। तो दोस्तों जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ मनुष्य में पाई जाती हैं और ये लार का स्त्रावण करती है। लार में अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 लीटर लार जो है एक व्यक्ति में प्रतिदिन इतनी लार का स्त्रावण किया जाता है और इस लार में 99% क्या होते हैं, पानी होता है, 1% क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो ये इसका संगठक होता है। तो पहली जोड़ी लार ग्रंथि जो है जीवा के दोनों ओर एक एक संख्या में उपस्थित होती है, यानी कि जो जीवा होती है उसके दोनों तरफ होती है, जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती हैं। और दूसरी जोड़ी लार ग्रंथियां निचले जबड़े के मध्य में मैग्जिला अस्थि जो होती है, यानी कि जो मध्य जबड़ा होता है ये वाला पार्ट, यहाँ पर एक मैग्जिला अस्थि यानी कि बोन होती है, उसकी दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती हैं। इसको सब मैग्जिलरी ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो तीसरी जोड़ी लार ग्रंथियों की होती है वो दोनों कानों के नीचे एक एक की संख्या में उपस्थित होती हैं और इनको पेरियोटिड ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। अगर देखा जाए दोस्तों कि जो लार होती हैं उसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो इसमें 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। तो जो लाइसोजाइम होता है ये क्या करता है कि भोजन में स्थित जो बैक्टीरिया है उसको मार देते हैं, कि भोजन में जितना भी बैक्टीरिया होता है उसको मारने का काम करता है। जबकि जो टाइलिन होता है वो क्या करता है, तो ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि पाचन की क्रिया जो है मुख गुहा से ही क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। जो लार ग्रंथियों के एंजाइम्स होते हैं उससे शुरू हो जाती है। लार का अगर देखा जाए तो दोस्तों ये क्षारीय होती हैं और इसका जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा होता है, लगभग 7.4 इसका पीएच जो है होता है। अब देखा जाए यकृत के बारे में दोस्तों, लीवर के बारे में, तो लीवर जो है इस प्रकार से दिखाई देता है, ऐसा इसका शेप होता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सी ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे बड़ी, वो है लीवर। और इसका वजन अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 किलोग्राम के मध्य होता है। और एग्जाम में जो पूछा जाता है कि लीवर का वेट कितना होता है, तो लगभग 1.5 किलोग्राम इसका वेट होता है। और जो उदर गुहा होती है, यानी कि पेट के लिए जो गुहा होती है उसके ऊपरी भाग में ये दाहिनी ओर स्थित होता है। और इसका जो रंग होता है वो धूसर रंग का होता है, यानी गहरे धूसर रंग का ये होता है। और इसमें देखा जाए तो इसका जो निचला भाग है उसमें एक नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं या गाल ब्लैडर उसको कहा जाता है, जहाँ पर यकृत जब पित्त रस का स्त्रावण करता है तो पित्ताशय में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। और यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की जो क्रिया होती है उसको तीव्र कर देता है और जो भोजन अम्लीय हो जाता है उसको क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है। उसके अलावा यकृत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है उसमें भाग लेता है और शरीर में उत्पन्न जीव विश्व जितने टॉक्सिन्स होते हैं उनको प्रभावित करके इनकी जो है रक्षा करता है। और इस प्रकार से जो है लीवर दिखाई देता है और सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और सबसे ज़्यादा कार्य बॉडी में इसके होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, ये होता है पित्ताशय, जहाँ पर पित्त रस का भंडारण होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो यकृत है वो क्या क्या कार्य करता है, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं पित्ताशय के बारे में। तो दोस्तों जो पित्ताशय होता है वो नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जो यकृत के नीचे होती है। और पित्त नलिका यानी कि बाइल डक्ट जो होती हैं वो यकृत से जुड़ी होती हैं। और यकृत में जो पित्त रस बनता है वो पित्त नलिकाओं के माध्यम से पक्काशय में आ जाता है और पक्काशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो उसके द्वारा होता है, यानी कि जो आंत होती है उसमें ये गिर जाता है पित्त रस, इस प्रकार से बनता है और इधर जाके ये जो है छोटी आंत में मिल जाता है। अगर पित्त के बारे में देखा जाए दोस्तों तो ये पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है। इसमें 85% जल, 12% पित्त वर्णक और 7% पित्त लवण और 0.28% कोलेस्ट्रॉल, 0.3% जो होता है वो मध्यम वसाएं और लेसिथिन जो है इसमें पाए जाते हैं। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है और इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों अग्नाशय, तो अग्नाशय क्या कार्य करता है, तो ये मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है और इसकी विशेषता ये है कि यह एक साथ अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, यानी कि इसको एक मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये मिक्स्ड ग्लैंड है
और इसका मिश्रित ग्रंथि कहने का रीज़न ये है कि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावण करती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होती हैं, उसके बीच में फंसी हुई होती हैं और आमाशय के ठीक नीचे और ग्रहणी को घेरे हुए पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। अग्नाशय में एक अनेक पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़कर एक अग्नाशयी वाहिनी जो है बनाती हैं। और अग्नाशय जो है इसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा सेल्स पाई जाती हैं। तो बीटा सेल जो होती हैं वो इंसुलिन का स्त्रावण करती हैं, अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण करती हैं और जो गामा सेल होती हैं वो सोमेस्टोटिन नामक हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। तो ये जो सारे हार्मोन होते हैं भोजन के पाचन में सहायक होते हैं और जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा को नियंत्रण रखने के लिए या उसका भंडारण करने के लिए इंसुलिन जो है वो आवश्यक होता है। इंसुलिन अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो मधुमेह नामक रोग या डायबिटीज जो रोग है वो हो जाता है, जिसे शर्करा या जो है मधुमेह के नाम से जानते हैं। जो अग्नाशयी रस होता है उसमें 98% जल और 2% भाग में लवण और एंजाइम होते हैं। तो इसमें भी 3 प्रकार के जो हैं एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पूर्ण रूप से भोजन को पचा देते हैं। तो यह सारी द्रव होता है जिसका मान 7.5 से 8.3 होता है और इसमें भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए 3 एंजाइम्स होते हैं और इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि ये भोजन को पूरी तरीके से क्या कर देता है, पचा देता है। इसमें मुख्यतः 5 एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सिपेप्टिस, लाइपेज और माल्टेज जो हैं पाए जाते हैं और ये जो है भोजन को मुख्य रूप से या अंततः क्या कर देते हैं, पचा देते हैं। अगर पाचन की क्रिया देखें तो लार ग्रंथि यानी कि मुख गुहा से शुरू हो जाती है और कहाँ पर ख़त्म हो जाती है, तो पाचन की जो क्रिया है वो छोटी आंत में जाके ख़त्म हो जाती है और जो बड़ी आंत में है उसमें केवल और केवल क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। और उसकी बाद की जो क्रिया है कि वो ग्लूकोज जो बनता है या भोजन का जब पाचन हो जाता है तो उससे एनर्जी कैसे मिलती है। तो जब श्वसन की क्रिया हमने पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि किस प्रकार से कोशिकाओं में आंतरिक श्वसन होता है और उससे जो है एनर्जी का निर्माण होता है। तो आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और PS चड्ढा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।